प्रिय विद्यार्थियों, हम इतिहास दर्शन पढ़ रहे हैं और आज का हमारा जो अध्याय है उसका नाम है इतिहास में पूर्वाग्रह, बायस इन हिस्ट्री। सरल शब्दों में इसे यूं कह सकते हैं कि इतिहास लिखने वाले लोग इतिहास के विषयों को लेकर अपने मन में पहले से ही कोई धारणा बनाकर रखते हैं और उनके लेखन में वह धारणा प्रतिबिंबित होती है। हमने जब इतिहास दर्शन पढ़ना शुरू किया था तब से लेकर अब तक जो बातें की है इस पाठ्यक्रम में, वे इतिहास की परिभाषा से संबंधित थी, इतिहास के क्षेत्र से संबंधित थी। और फिर आगे जब हम आए तो हमने यह जाना कि इतिहास में तथ्य क्या होते हैं। फिर हमने इतिहास में व्याख्या के संबंध में चर्चा की और ये बातें हमने विस्तार से की हैं। तो इतनी बातें होने के बाद आपको ये समझ जाना चाहिए कि तथ्यों के सामने आ जाने, उन तथ्यों की व्याख्या हो जाने और कोई नतीजा दे दिए जाने का मतलब ये नहीं है कि निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था, क्योंकि तथ्यों के संकलन, उसके बाद उनके चयन, यानी ऐतिहासिक तथ्यों को विशिष्ट बनाए जाने की प्रक्रिया, उसके बाद तथ्यों की व्याख्या और व्याख्या के साथ ही तथ्यों की पुष्टि और उसके बाद इतिहासकार द्वारा अपना एक निष्कर्ष देना। तो कहीं न कहीं इतिहास लिखने वाला व्यक्ति अपने संस्कारों से प्रभावित होता है और वे संस्कार उसके लेखन में उभर कर अवश्य आते हैं। हम जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक तनाव की स्थिति हमेशा रहती है। आपके सामने आज का अखबार आ गया और अखबार में लिखा हुआ है कि आपने एक सुर्खी देखी, लाल रंग में छपा हुआ है, 2 पाकिस्तानी पकड़े गए। आप क्या सोचेंगे? आप समाचार पूरा पढ़ने से पहले उस सुर्खी को देख के ही, उस शीर्षक को देख के ही सोच लेंगे कि ये 2 पाकिस्तानी जासूस हैं जिनको हमने पकड़ लिया है। क्यों? कि हम यह धारणा बनाकर चले हुए हैं कि पाकिस्तान से यदि कोई आता है तो वह किसी शुभ कार्य के लिए भारत में नहीं आ सकता। और आपके सामने पाकिस्तान का अखबार आ जाए और उसमें लिखा हो कि 2 भारतीय पकड़े गए, तो उस समय आपके मन में क्या प्रश्न आएगा कि भारत वाले अपने काम से गए होंगे और पाकिस्तान वालों ने उनको पकड़ लिया। और वहां का जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कोई इतिहास पढ़ने वाला होगा या कोई और होगा, तो वो ये कहेगा कि देखो भारत वाले हमारे यहां पर जासूसी करवा रहे हैं। बिना तथ्यों की जांच किए पूरी तरह से, और एक धारणा हमारे मस्तिष्क में बनी होती है और उस धारणा के आधार पर ही हम तथ्यों का संकलन करते हैं, तथ्यों का चयन करते हैं, तथ्यों की व्याख्या करते हैं और निष्कर्ष दे देते हैं। यह होता है वह जो धारणा बता रहा हूं ना मैं आपको, वह धारणा एक प्रकार से पूर्वाग्रह ही होती है। अब थोड़ा और विस्तार कर लें बात का कि पहले से यह सोचकर ही चला जाता है इतिहासकार द्वारा कि जब वो भारत की आजादी का संघर्ष लिखेगा तो वह अंग्रेजों की बुराई करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि अंग्रेज अच्छे के लिए भारत में कुछ कर ही नहीं सकते।
और यदि अंग्रेज इतिहास लिखेंगे भारत का, तो वो भारत को अपनी दृष्टि से देखेंगे और फिर वही लिखते चले जाएंगे, और इतिहास में यही हुआ है। तो क्या यह संभव है कि हम इतिहास लिखने के दौरान निष्पक्ष हो जाएं, तटस्थ हो जाएं, कि न हम इस पक्ष के रहेंगे और न इस पक्ष के रहेंगे? इतिहासकार बटरफील्ड ने कहा है कि इतिहास में निष्पक्षता असंभव है। इतिहासकार अपनी रुचि और अपनी दृष्टिकोण के अनुसार उस विषय का चयन करता है जो विषय उसे समाज के सामने प्रस्तुत करना होता है। समाज शब्द को मैं काम ले रहा हूं तो आप समझ जाइए कि वह किसे संबोधित करने वाला है इतिहासकार। और जब वह किसी को संबोधित करने वाला है तो उसकी अपनी धारणाएं उसके लेखन को प्रभावित अवश्य करेंगी। E.H. कार का वो एक वाक्य बार बार याद आता है कि तथ्य तो इतिहासकार द्वारा छांटी हुई मछुआरे के द्वारा छांटी हुई जो मछलियां होती है, उसी तरह से तथ्य भी इतिहासकार नाम के मछुआरे द्वारा छांटी हुई तथ्यों की मछलियां हैं और जिंदा मछलियां हैं, और उनमें से वो अपने पसंद की मछलियां चुन लेता है और इतिहास की रचना करता है। अब 18वीं शताब्दी में गिबन ने जो किताब लिखी थी रोमन साम्राज्य का उत्थान और पतन, अब वह यही बताएगा न कि यह तो बर्बरता के विरुद्ध धर्म और नैतिकता की विजय थी। यदि लॉर्ड मैकाले हिस्ट्री लिखता है तो वो संसदीय संस्थाओं के विकास और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को केंद्र बनाकर लिखेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पूर्वाग्रहों का होना इतिहास लेखन की एक आवश्यक बुराई है। अब कुछ इतिहासकारों ने कहा कि साहब ये तो होना चाहिए, इसके हुए बिना तो इतिहास बिल्कुल नीरस हो जाएगा। लेकिन झूठ नहीं होना चाहिए। जो किसी एक की नज़र में सच होता है वह दूसरे की नज़र में झूठ हो सकता है। इसलिए कुछ लोगों के लिए तो पूर्वाग्रह अच्छाई होगी तो कुछ लोगों के लिए बुराई होगी, लेकिन यह इतिहास में रहेगा जरूर। इसलिए मैंने इसको आवश्यक बुराई कहा है। और डेविड थॉमसन कहता है कि इतिहास लेखन में पूर्वाग्रह अपरिहार्य है, अवश्यंभावी है और उसका स्वागत अपने युग की पुकार के अनुसार करना चाहिए। अब राष्ट्र प्रेम है, अपने देश से प्रेम है, कौन इतिहासकार नहीं करना चाहेगा अपने देश से प्रेम? कौन इतिहासकार ये लिख देगा कि अंग्रेज भारतीयों का भला करने के लिए आए थे? कौन इतिहासकार ये लिखेगा कि हमें राष्ट्रीयता अंग्रेजों ने सिखाई? और जो लिख रहा है उसको कौन अच्छा मानेगा? उन्होंने सिखाया नहीं हमको। वह भी पूर्वाग्रह से ग्रसित है। जो ये लिख रहा है कि राष्ट्रीयता हमें अंग्रेजों ने सिखाई, वह भी अपने पूर्वाग्रहों से ग्रसित है। उसकी अंग्रेज भक्ति किस कारण से जागती है समझ में नहीं आता। तो और जब हम कहते हैं तो हमारा भी एक पूर्वाग्रह है। हम कहेंगे अरे इसमें सोचने की क्या बात है, अंग्रेज हमारा भला कैसे सोच सकते हैं? और वो एक धारणा बनी हुई है, तो सही भी है। तो इतिहास को पूर्वाग्रह से, इतिहास लेखन को पूर्वाग्रह की भावना से बचाया नहीं जा सकता। आप इस बात को इस तरह से समझ लीजिए। जब राष्ट्र प्रेम की भावना नहीं होगी तो कोई लिखेगा ही क्यों इतिहास? इसमें किसके लिए लिखेगा? फिर वह प्रेरणा मिलती है ना, वो हमारी प्रेरक शक्ति है राष्ट्रवाद, देश के प्रति भक्ति की भावना। और बटरफील्ड ने ही आगे कहा कि एक इतिहास जो विशिष्टता से रहित है, जो भावना से रहित है, वह इतिहास वस्तुतः इतिहास का
इतिहासकार का कर्तव्य नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं कि वैशिष्ट्यहीन तथा भाव विहीन ऐतिहासिक तथ्यों का प्रस्तुतिकरण इतिहासकार का कर्तव्य नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? अब संकट हो गया ना। 1857 की क्रांति को अंग्रेजों ने कहा कि वो तो सैनिक विद्रोह था, सैनिकों का उपद्रव किया हुआ था। कुछ ने कहा कि वो एक धार्मिक विद्रोह था। अब क्या इसको हम मान लेंगे? इस बात को हम नहीं मानेंगे। वो ये कहते हैं कि 1857 का जो विद्रोह है, या उसको विद्रोह ही नहीं कहते, विप्लव कहते हैं। वो तो ये कहते हैं 1857 की घटनाएं, 1857 की घटनाएं उनके लिए, उनके इतिहास लेखन में, उनके लिए अपने इतिहास लेखन में 1857 की घटनाएं बड़े रूप में प्रस्तुत नहीं की जाएंगी। और हम ये कहेंगे कि 1857 से 1947 में अंग्रेजों के भाग जाने का रास्ता खुला था। हम कहेंगे कि वह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। और हम में से भी बहुत सारे इतिहासकार ऐसे हो सकते हैं जो सैनिक विद्रोह मान सकते हैं, जो धार्मिक विद्रोह मान सकते हैं। तो फिर इधर वाले इधर और उधर वाले उधर संघर्ष बीच में चलता रहे। तो क्यों हो जाता है ऐसा? इतिहास में पूर्वाग्रह क्यों होता है? भाई बिल्कुल सीधी सी बात है कि एक इतिहासकार एक इंसान तो होता ही है। वह हाड़ मांस से बना हुआ होता है। उसमें, उसके शरीर में एक मस्तिष्क होता है, एक दिल होता है। मस्तिष्क तर्क का काम करता है तो दिल भावना का काम करता है। अंग्रेज उसको किसी भी दृष्टि से अच्छे नहीं लग सकते, और अंग्रेजों को हम अच्छे नहीं लग सकते किसी भी रूप में। तो अब जब इतिहासकार एक व्यक्ति है तो उसमें संवेदना भी है। व्यक्ति संवेदना से विहीन हो ही नहीं सकता। विद्वान हो गया तो भी नहीं हो सकता। तो उसकी संवेदनाएं छपे हुए कागजों पर प्रकट होती हैं। जीपी गूच का एक कथन है कि रक्त मांस युक्त लेखक का व्यक्तित्व मुद्रित पृष्ठों में अभिव्यक्त होता है। इतिहासकार का विषय तो समाज ही होगा। वह किसके लिए लिखेगा? भारत की आजादी का इतिहास किसके लिए लिखा जाएगा? आने वाली पीढ़ी के लिए लिखा जाएगा, ताकि वो यह जान सके कि यह देश कितने संघर्ष के बाद स्वतंत्र हुआ था। और जब वह यह लिखेगा तो फिर वह जितने भी तथ्य जुटाएगा वह अंग्रेजों के विरुद्ध जुटाएगा। और उन तथ्यों से जब वो बुलवाएगा तो अपने हिसाब से बुलवाएगा। इसलिए इतिहासकार से निष्पक्षता की आशा करना भूल है। रेनियर ने कहा कि भाई इतिहासकार किसको एड्रेस कर रहा है, वो किसको संबोधित कर रहा है? वो अपने समाज को संबोधित कर रहा है। हम जब अपने घर से नया कपड़ा पहन के निकलते हैं तो किसके लिए पहन के निकलते हैं? कोई देखने वाला होता है तभी तो पहन के निकलते हैं। श्रृंगार क्यों किया जाता है? कोई देखता है तभी तो किया जाता है। तो हम विचारों को प्रकट क्यों करते हैं? कि कोई विचार को सुनता है, उस विचार से प्रभावित होता है और आगे फिर उस विचार को लेकर जाता है। तो इसलिए रेनियर ने कहा ना कि इतिहासकार अपने युग के व्यक्तियों को संबोधित करता है और उन व्यक्तियों के बीच में से वह भी एक व्यक्ति होता है। फिर धर्म, रिलीजन,
मजहब, क्या इससे इतिहासकार प्रभावित नहीं होगा? और धर्म के भीतर भी, जैसे अपन वैदिक धर्म की बात करें तो धर्म के भीतर ही वैष्णव, शैव, वैष्णव लिखने वाला कहीं शैवों की आलोचना कर देगा, शैव लिखने वाला वैष्णव की आलोचना कर देगा, हिंदू, मुस्लिम, अरब, यहूदी। अब अरब और यहूदी इतिहासकार तो एक दूसरे के खिलाफ ही चलेंगे।